बांग्लादेश में सेना बनाम कट्टरपंथी संगठनों की इस लड़ाई के केंद्र में एक नई पार्टी है जिसका नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी, जिसने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश की सेना शेख हसीना को फिर से पीएम बनाने की फिराक में है। एनसीपी के नेता ने ढाका स्थित ढाका विश्वविद्यालय परिसर में संबोधन के दौरान यूनुस की सत्ता को तख्ता पलट वाले संकेत दिए। यह कहा कि बांग्लादेश की सेना शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को फिर से लाने की योजना बना रही है। यह भी कहा कि सेना एक परिष्कृत आवामी लीग को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसे रिफाइंड आवामी लीग बताया। सोचिए, संबोधन के एक एक शब्द कैसे मोहम्मद यूनुस को कांटे की तरह चुभ रहे होंगे। हालांकि एनसीपी के आरोपों पर बांग्लादेश की सेना डिफेंसिव मोड में है। सेना की ओर से कहा गया है कि यह हास्यास्पद है और मनगढ़ंत कहानियां हैं। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दूं, मोहम्मद यूनुस के आने से पहले बांग्लादेश साउथ एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी था, साउथ एशिया की। अब सुनिए क्या हुआ है। बांग्लादेश में इस राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई के कारण 7 महीनों में 140 से अधिक गारमेंट्स की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। पूरा एक्सपोर्ट जो है वो श्रीलंका और वियतनाम शिफ्ट कर रहा है प्रोडक्शन। इसी वजह से बांग्लादेश में इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले 1 लाख से अधिक मजदूर भी बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि कई गारमेंट फैक्ट्रियों में मजदूरों के 2 महीने से लेकर 14 महीने तक के वेतन भी बकाया है और दाने दाने को मोहताज हो चुके ये मजदूर अपने बकाया वेतन के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। अब कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर जारी सियासी नाटक दिखाते हैं, जिसकी गूंज आज संसद में भी सुनाई दी और दिल्ली में यह मामला मुस्लिम आरक्षण से शिफ्ट होकर संविधान की पिच पर आ गया। संविधान की पिच जिस पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही थी। कांग्रेस की इस रणनीति का बीजेपी को सीटों में नुकसान भी हुआ था, लेकिन अब उसी बीजेपी ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के फैसले पर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की और कांग्रेस पर संविधान को बदल देने की कोशिश के आरोप लगा रही है। इस मुद्दे पर राज्यसभा में आज कैसे खड़गे बनाम नड्डा वाली जोरदार राजनीतिक लड़ाई देखने को मिली, सबसे पहले उसका एक चैप्टर दिखाते हैं। इसके बाद इस लड़ाई के केंद्र में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कैसे आ गए, ये भी जानेंगे। तो आज राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस कर्नाटक में मुस्लिमों को ठेके में अलग से आरक्षण देकर संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया कि कांग्रेस की विचारधारा संविधान को बचाने वाली है, बदलने वाली नहीं है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि धर्म के आधार पर हम कोई आरक्षण नहीं दे रहे हैं, धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है। इसके बाद जेपी नड्डा के बयानों में यहीं से कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की एंट्री हो गई। नड्डा ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने खुद कहा है कि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस संविधान को बदल देगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता को इसका जवाब देना चाहिए। तो इस आरोप पर खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में मुसलमानों को अलग से आरक्षण नहीं दिया गया है। हम संविधान के रक्षक हैं और संविधान के खिलाफ कोई कुछ भी बोलता है तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। यानी राज्यसभा में नड्डा बनाम खड़गे के बीच की यह राजनीतिक लड़ाई जबरदस्त हुई, जिस पर बाद में डीके शिव कुमार की सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि संविधान में बदलाव करूंगा और बीजेपी बिना कारण झूठा प्रचार फैला रही है, जबकि संसद में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का भी सीधा आरोप था कि संवैधानिक पद पर बैठकर डीके शिव कुमार संविधान में बदलाव की मंशा रखते हैं। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आप कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर पॉलिटिकल फाइट का संसद वाला एपिसोड देखिए। इसके बाद आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने यह फैसला कब लिया और विपक्ष कांग्रेस पर हमला करने के लिए कौन सी लिस्ट निकाल कर आया। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग इन अ वेरी क्लियर टर्म ही हैज स्टेटेड दैट कांग्रेस पार्टी will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the constitution of India. Reservation for what? Extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the
Constitution of India. देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. Now they have crossed all the limits, and it is really shame on Congress, shame on the government of Karnataka headed by Siddaramaiah. कांग्रेस पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान पूरी कांग्रेस पार्टी का है, तो संविधान बदलने की खुद बात कर रहे हैं। They seem to have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. आप भी जानते हो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर इस कलह की शुरुआत कहां से हुई और आंच दिल्ली तक कैसे पहुंची। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 7 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया था। इस दौरान सरकार ने लोक निर्माण विभाग में 4% ठेकेदारी मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्व करने की घोषणा की। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने इसी सिलसिले में 21 मार्च को विधानसभा में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 पारित किया। इस बिल में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान है। हालांकि आरक्षण के लिए रकम की सीमा तय की गई 2 करोड़ तक के सिविल कार्यों, जबकि 1 करोड़ तक के माल और सेवा के सरकारी ठेकों में ही मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही गई। कर्नाटक सरकार के इसी फैसले पर अब दिल्ली तक राजनीतिक दंगल छिड़ गया है, लेकिन सिद्धरामैया सरकार ने बजट में मुस्लिमों के लिए कुछ और बड़े फैसले भी लिए, जिनके बारे में यहां पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के इन ऐलानों पर भी बीजेपी ने उसी समय कई कटाक्ष किए थे और कांग्रेस सरकार के लाए हुए इस बजट को राज्य का नहीं बल्कि मुस्लिमों का बजट बताया था। दरअसल कांग्रेस के इस बजट में ठेके में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के अलावा मस्जिद के इमामों को 6,000 रुपए मासिक भत्ता, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और कब्रिस्तान के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। वहीं मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए, मुस्लिम बहुल इलाकों में ITI कॉलेज का अपग्रेडेशन, बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार और मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का भी ऐलान किया गया था। बीजेपी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस ये सब कुछ मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कर रही है और कांग्रेस का जवाब है कि उसके बजट में ही सबके विकास वाली सोच। लेकिन इस खबर पर फिक्र का न्यूट्रल लेंस क्या है और इन फैसलों को मुस्लिम वोट बैंक पर क्या असर पड़ सकता है, यह भी देख लेते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग 13% है। लोकनीति CSDS के सर्वे जो है वो कहता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में 70% मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में 40 सीटों पर ही मुस्लिम समुदाय जीत हार का फैसला करते हैं। इसीलिए जब सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण देने का फैसला हुआ तो ये मुद्दा पूरी तरह से राजनीति के केंद्र में आ गया और इस पर पॉलिटिकल फाइट जोरदार होने लगी। फिक्र में अब एक और खबर की बात करते हैं जिसकी चर्चा आज काफ़ी हो रही है। हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति और बाबा साहब अम्बेडकर के संस्कृत ज्ञान वाली बहस की, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान के बाद शुरू हुई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने यूपी के चित्रकूट में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हें संस्कृत आती तो मनुस्मृति को जलाने का प्रयास नहीं करते। उन्होंने कहा कि मायावती को बहन जी कहने में संकोच होता है क्योंकि मायावती ने ही मनुस्मृति को गाली देने की शुरुआत की, जबकि उनको मनुस्मृति का एक अक्षर भी नहीं पता। उन्होंने ये भी कहा कि मनुस्मृति में कुछ भी राष्ट्र निर्माण के विरोध में नहीं है। सवाल बाबा साहब अम्बेडकर के संस्कृत ज्ञान को लेकर थे और विमर्श मनुस्मृति पर, इसीलिए इस पर विवाद होना भी स्वाभाविक था। पहले आप जगत गुरु रामभद्राचार्य का पूरा बयान सुनिए, फिर इस पर सियासत वाला एंगल समझाइए। मन को गाली देने का प्रारंभ हो, क्या बताऊं, बहन तो कहने में संकोच लग रहा है। मन को गाली देने का प्रारंभ मायावती जी ने किया था।
जिनको मनुस्मृति का एक अक्षर नहीं ज्ञात। यदि बाबा साहब अम्बेडकर ठीक संस्कृत जानते होते तो मनुस्मृति को जलाने का कुछ प्रयास नहीं करते। मनुस्मृति वाली बहस में जगत गुरु रामभद्राचार्य को मायावती की ओर से जवाब दिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में बीएसपी प्रमुख मायावती ने लिखा कि मनुस्मृति का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा ज्ञान था और उन्हें खुद भी मनुस्मृति के बारे में पूरी जानकारी है। मायावती ने यह भी कहा कि मनुस्मृति वाली इसी व्यवस्था के खिलाफ बीएसपी की स्थापना की गई ताकि पीड़ितों को पैरों पर खड़ा किया जा सके। इस बहस में मायावती को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी साथ मिला। ये रिपोर्ट देखें। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट करूँ, मैं किसी को कोई गाली दे इससे सहमत नहीं। सबकी अपनी विचारधारा है, सब अपनी बात है। रामभद्राचार्य जी को इनके बारे में जानकारी लें, इनके बारे में बाबा साहब की योग्यता के बारे में, संघर्ष के बारे में, कुर्बानी के बारे में और देश के गरीबों को वफादारी के बारे में पहले जान समझ करके तब बाबा को इस बात की बात करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है विवाद का विषय नहीं है, एक गहन चिंतन, अध्ययन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विषय है। वैसे आज बाबा साहब अंबेडकर के संस्कृत ज्ञान के बारे में हमने भी आपके लिए जरूरी जानकारी जुटाई है, जिससे पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत के समर्थक थे। इसको लेकर 11 सितंबर 1949 को नेशनल हेराल्ड अखबार में एक खबर छपी जिसका शीर्षक था संस्कृत के साथ अंबेडकर, जिसके मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि संस्कृत पूरे देश को भाषाई एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा हो सकती है। उन्होंने ये सुझाव दिया कि अंग्रेजी को आज़ादी के बाद 15 वर्षों तक आधिकारिक भाषा बनाया जाएगा, जबकि जब तक संस्कृत पूरे देश की स्वीकार्य भाषा नहीं बन जाती। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों के बाद संस्कृत को देश की आधिकारिक भाषा बना दिया जाए। इस बात की पैरवी उन्होंने राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद में भी की थी। हमें यह संदर्भ भी मिला कि बाबा साहब अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान था। उन्होंने जर्मनी में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। ये अपने आप में एक फैक्ट है। फिक्र में अब उस कॉमेडी की बात करते हैं जिसमें कंटेंट से ज्यादा आपत्तिजनक कमेंट के आरोप है, ह्यूमर से ज्यादा पर्सनल एजेंडे वाले आरोप हैं और व्यंग से ज्यादा विवादित शब्द हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में ऐसी ही कॉमेडी पर जबरदस्त टकराव है जिसका केंद्र है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, जिनके गाने पर बात तोड़फोड़, बवाल और धमकियों तक पहुंच गई है। दरअसल कुणाल कामरा ने एक कॉमेडी शो में बिना किसी का नाम लिए एक गीत सुनाया, लेकिन आरोप है कि गाने के जरिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर ऐसा कटाक्ष किया गया जो शिव सैनिकों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए हम पहले आपको उस गाने के कीवर्ड्स बताते हैं जिसे सुनकर बीजेपी के विरोधियों को सियासी गुदगुदी हो रही, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ताधारी दलों का पारा हाई है। एक कॉमेडी शो में कुणाल कामरा ने जो पैरोडी सुनाई उसमें थाने का रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी और आंखों पर चश्मे जैसे शब्द हैं, जिनका टारगेट एकनाथ शिंदे को बताया जा रहा है। इस गाने में कामरा ने गद्दार, गुवाहाटी और दल बद्दू जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा जिस थाली में खाया उसमें छेद करने और फडणवीस की गोद में बैठने का भी जिक्र है। गाने की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और शिव सैनिकों तक भी पहुंची हुई है, जिसके बाद असली बवाल शुरू हुआ। महाराष्ट्र में ऐसी आग लगी जिससे सियासी चिंगारियां उठने लगी हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता खार के यूनिकॉन्टिनेंटल स्टूडियो पहुंचे जहां शो के एपिसोड का शूट किया गया था। वहां शिव सैनिकों ने ऐसा कोहराम मचाया कि चंद मिनटों में चमकते स्टूडियो की सूरत बदल गई। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो में रखी सारी कुर्सियां और लाइट तोड़ दी और मुंबई के खार थाने में कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद महाराष्ट्र में जगह जगह पर कुणाल कामरा के पोस्टर भी जलाए गए, उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए और अब शिवसेना नेताओं ने ऐलान कर दिया है, अगर माफी नहीं मांगी तो कुणाल कामरा को हिंदुस्तान में कहीं घूमने नहीं देंगे।
पर आप देख सकते हैं जो कालिक पोती गई है। कल शिवसेना के नेता कार्यकर्ता आए थे, 19 नामजद शिवसेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुआ है और पूरा जो यूनिक कॉन्टिनेंटल और द हैबिटेट लिखा हुआ जितना भी बोर्ड है सब पर कालिक पोती गई है। हमने जो नाम दिया है वो कुणाल कामरा तो एक पिट्टू है, इसके पीछे की जो कॉन्स्पिरेसी है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, उसके प्रूफ और उसके पुराने फोटोज मैंने सब उस कंप्लेंट में साझा किए। इस कंप्लेंट में कुणाल कामरा, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी, इनसे इनके रिलेशन किसी ने करवाया है ना, वो महाराष्ट्र में नहीं रहता है, महाराष्ट्र की राजनीति पे उसको सिखा के भेजा है किसी ने। शिवसेना कार्यकर्ताओं के इस बवाल के बाद आज कुणाल कामरा कैमरे पर तो नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर ज़रूर पोस्ट की जिसमें वो हाथों में संविधान की कॉपी लिए हैं और इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि यही एकमात्र रास्ता है। वैसे संविधान की ये कॉपी देश में पहले भी काफ़ी ट्रेंड कर चुकी है क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई बार संविधान की ऐसी ही कॉपी के साथ नजर आए हैं और अब उसी स्टाइल में कुणाल कामरा ने भी अपने आलोचकों को जवाब दिया है। वैसे कुणाल कामरा के अनुसार उन्होंने जो कुछ कहा वो संविधान के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है, लेकिन उनके आलोचक भी उसी संविधान के आधार पर सवाल पूछ रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी अनलिमिटेड कब से हो गई। अब कुणाल कामरा के गाने का सियासत में नेता अपने अपने स्वादानुसार इस्तेमाल कर रहे हैं और कामरा के समर्थकों और उनके आलोचकों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो गई है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें कुणाल कामरा के शब्दों को सुनकर आनंद आ रहा है, तो दूसरी ओर वो लोग हैं जिनका मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। जैसे उद्धव ठाकरे का कहना है कि कुणाल कामरा ने जो कहा सच कहा, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह शिंदे का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि एक गाने से मिर्ची लग गई, तो डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जवाब दिया कि किसी को संविधान से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी बताया, तो शिवसेना के सांसद मिलन देवड़ा ने कहा कि कुणाल जैसे लोग पेड एजेंट की तरह। कांग्रेस के विधायक नाना पटोले ने शिवसैनिकों पर की तोड़फोड़ पर सवाल उठाए, तो शिवसेना के सांसद ने साफ कह दिया कि कुणाल कामरा को हिंदुस्तान में घूमने नहीं देंगे। कुणाल कामरा की पैरोडी पर राजनीतिक चिंगारियों से भरी एक न्यूज रील देखिए। इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। खरं तर कायदा, संविधान, नियम याच्या बाहेर पोलीस त्या ठिकाणी जाऊ नये। वैचारिक वेगवेगळ्या प्रकारच्या वक्तव्य प्रत्येकाचे असू शकतात। आमच्या पोलीस खात्याला पण वेगळं काही काम कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं निर्माण होणार नाही याची पण काळजी, खबरदारी ही प्रत्येक जबाबदार नागरिकांनी घेतली पाहिजे असं माझं मत आहे। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। आपके पास कानून है, आप कानून के तहत कार्रवाई करो। आप कानून हाथ में लेकर इस प्रकार से लोगों को मारपीट नहीं कर सकते। मंत्री बाद में हूँ, शिवसैनिक पहला हूँ। एकनाथ जी शिंदे साहब के बारे में अगर गलत सलत कुछ भी कोई गाने के जरिए या अपने जो जबान उनको दी है उसके जरिए अगर गलत सलत कुछ बोलते रहेंगे तो हमारे शिवसैनिक कभी भी माफ करेंगे नहीं किसी को भी। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है। खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। किसकी सुपारी ली कुणाल कामरा ने? उद्धव ठाकरे कंपनी की? क्या कारण था? अब समय आ गया है वो जहां मिले उनको कालीन पूछने का। वो बड़े नेता है, वो बड़े नेता रहने वाले हैं, इसीलिए कुणाल कामरा हो, किसी ने भी कुछ कहा हो तो उनका बड़प्पन वहाँ पे कम नहीं होता। There is freedom of speech, there is freedom of action only जब मारामारी हो। जो भाषा का प्रयोग कुणाल कामरा ने किया
मैं आज कह सकता हूं कि वो उभटा के लिए एक प्रकार से काम कर रहे हैं। जितने लोग भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के केस में क्या कहा था। कंटेक्स्ट समझने वाली बात है। ये कितना ग्रेव है ये वक्त बताएगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नो वन हैज द लाइसेंस टू स्पीक वॉट एवर दे वॉन्ट अगेंस्ट द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए सोसाइटी के खिलाफ जाकर आप नहीं बोल सकते। अब फिक्र का लेंस ये कहता है कि इस विवाद में पूरा विमर्श कुणाल कामरा के पक्ष और विरोध पर आकर टिक गया है। कुणाल कामरा के समर्थक कह रहे हैं कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कामरा ने सच को कॉमेडी में बनाकर प्रस्तुत किया है, जबकि उनके आलोचक और विरोधी कह रहे हैं कि कुणाल कामरा ने कॉमेडी को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया है और वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती।